क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। सरकारों को उनको समझाना चाहिए, रोकना चाहिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने से। सरकारों ने नहीं रोका तो हमने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात की, अपने नेता आर.डी. प्रजापति, अनिल गुर्जर जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, रामप्रीत गुर्जर जी, रूपेश भाई, सब साथियों से बात की और हमने तय किया कि हम आंदोलन करें। इसलिए हम सड़कों पे उतरे और एफआईआर के लिए आवेदन दिया है विथ प्रूफ के साथ, पेन ड्राइव के साथ, जो उनका बयान है। और हमें उम्मीद है कि दतिया का प्रशासन वैसे बैकग्राउंड देख लेगा, हमारा पुराना रिकॉर्ड देख लेगा, तो ये मौका देगा नहीं कि हम 50,000 लोग ला के बैठे, वो एफआईआर करने का काम करेगा। जैसा कि आपने जब बयान दिया उनकी यात्रा को रोकने को लेकर, तो उसी पर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि उन्होंने आपको धमकी दी, जैसा कि आप बता रहे हैं, शब्दों का खेल। तो सनातन धर्म से जुड़े लोग और सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। वो सनातनी नहीं है भाई, वो सनातनी नहीं है, या फिर वो सनातन को जानते नहीं है। मेरी लड़ाई ही इस बात की है कि इन्होंने एक छद्म सनातनवादी पैदा कर दिए हैं। आडंबर और पाखंड के आधार पे लोगों की बुद्धि को इतना कमजोर कर दिया है कि सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए। क्या कोई धर्म ये सिखाता है? आप ही बताइए कि ठटरी बांध देंगे, आगी के लगे, लगज्जा लग जाए, नक कटा, मर जा तो मिसल दे, ऐसी भाषा कोई संत बोलता है? ऐसा सनातन चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, वो जो ट्रोल कर रहे हैं, बताओ जरा। जो परशुराम की बात करते हैं उनसे पूछो, जो किसी भी धर्म की बात करते हैं, किसी भी भगवान की बात करते हैं, उनसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे ग्रंथों ने ये सिखाया है जिनको पढ़ के तुम और हम बड़े हुए हैं? और अगर ये सिखाया है तो हम सब भी यही करने लगे, फिर संविधान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये सनातनी नहीं है, वो तथाकथित सनातनी है या फिर कुछ तनखैया है। और मुझे उम्मीद है, जैसा हमारे विधायक जी कह रहे थे, प्रजापति जी, कि ये तो चिंगारी है, अभी शुरुआत हुई है, जागरण की चिंगारी, जागृति की चिंगारी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। SC ST OBC के लोग ही नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के मानवतावादी लोग भी हमारा अभी साथ दे रहे हैं और उनकी भी संख्या बढ़ेगी। आपका जो बयान है, वो जो लड़ाई है, ये पब्लिसिटी स्टंट है कि वास्तविक कोई लड़ाई है? ऐसा है, आप सब पुराने साथी हो, दतिया में मुझे देख रहे हो, मैंने कभी कोई पब्लिसिटी स्टंट तो किया नहीं। इतना फालतू नहीं हूं कि मैं एक 27 साल के लड़के के मुंह लगे फिरूंगा, वो भी उस लड़के के जिसे संविधान का ज्ञान नहीं, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो इतना फालतू नहीं हूं, लेकिन इतनी जिम्मेदारी जरूर है बाबा साहब को मानने के नाते कि गैर संवैधानिक अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा जिससे देश के टूटेगा, सामाजिक एकता खराब होगी और संविधान का हनन होगा, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे। FIR करनी ही पड़ेगी। संविधान का राज है, किसी ऐसे वैसे का राज नहीं है जो सत्ता फत्ता से निकल के इधर उधर बैठे हैं। संविधान का राज है, FIR करनी पड़ेगी। आज नहीं करेंगे, आज तो आए 1000 आदमी, कल आ जाएंगे 50,000 आदमी, कैसे नहीं करेंगे? क्या ये यात्रा पॉलिटिकल से जुड़ी जाती है? ये 100% पॉलिटिकल है। ना सिर्फ ये यात्रा धीरेन्द्र के मुंह से निकला हुआ एक शब्द किसी पार्टी के एजेंट के रूप में ही निकलता है। सारे एजेंडा वही हैं जो सत्ताधारी दल के हैं, सारी भाषाएं भी वहीं से सीखी गई हैं जो सत्ताधारी दल बोलता है। तो ये सवाल बनते ही नहीं, आप सब बेहतर जानते हो मुझसे। कल एक सवाल निकल के आया जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि कोई यात्रा के दौरान कोई भी कार्यकर्ता मीडिया से बात नहीं करेगा, मीडिया को भजन नहीं देगा या मीडिया से चर्चा भी नहीं करेगा, जो भी होगा मैं ही बात करूँगा। क्या लग रहा है इसको, कैसे देखते हैं? ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर धीरेन्द्र ने ये कहा तो कहीं चिंतित हो रहे होंगे कि उनके पाले हुए चमचे कुछ बकवास ना कर दें, उनको एक नोटिस और ना मिल जाए, उनके ऊपर एक और FIR ना हो जाए। इस बात की उनको चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि हम सजग हैं, हम बैठे हैं नजर रखे हुए। उनका कहना है विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। दामोदर सिंह यादव, बलराम सिंह यादव जो हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, शुद्ध किसान उनका बेटा है। और धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा जमीन जायदाद हमारे पास शुरू से है, लेकिन हम हेलीकॉप्टर में कभी नहीं घूम पाते, हवाई जहाज में, चार्टेड प्लेन में। ये जो मांग के खाने वाले लोग थे, ये 4 साल में 4000 करोड़ या कितने के बन गए हमें नहीं मालूम, लेकिन चार्टेड प्लेन में कितने घूमते हैं, मैं घूम रहा हूँ कि धीरेन्द्र? तो पैसा फंडिंग किसके पास हो रही है? फंडिंग किसके पास हो रही है? फंडिंग स्वाभाविक है कि उन्हीं के पास हो रही है। जहां तक विदेश की बात है, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बोली। विदेश से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही, विदेश से भी आ रहे हैं कॉल और धमकियां दी जा रही हैं और गालियां लिख के भेजी जा रही हैं, क्योंकि इनके कई चमचे विदेशों में भी रहते होंगे, तनखैया रहते होंगे।
अब चमचों के मुंह दामोदर नहीं लगता, उनके आकाओं के मुंह लगता है और उनको सुधारता है। कैसे? संवैधानिक रूप से। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है और बनता नहीं, क्योंकि किसानों के केस 17 चलते रहते हैं हमेशा, तो जब भी अप्लाई करता हूँ रिजेक्ट हो जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री कौन कौन से देश में घूम रहे, कौन कौन सी गाड़ी में घूम रहे और कौन कौन के संगे घूम रहे, जो बता भी जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से जाना। यह यात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की यात्रा बता रहे हैं। रुको, 80 करोड़ हिंदू की नहीं, ओबीसी के आरक्षण के विरोध में। ये ओबीसी के आरक्षण के विरोध में है, ये मनुवाद को स्थापित करने के लिए है और किसी लिए ये यात्रा नहीं है। और ये उन सत्ताधारी लोगों का और उनके जो माई बाप हैं, जो उनका बैकबोन है, उस संगठन का यही एजेंडा है जिसको धीरेन्द्र शास्त्री पूरा करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना विधायक जी? आपने एक और नया मुद्दा उठाया डबरा का मंदिर के ऊपर, उस पर क्या है? देखो, मैंने ये कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं डबरा में। अब वो डबरा वाले भैया जो हैं, जो आजकल घर बैठे हैं, उन्होंने कोई मंदिर बनवाया 1.25 एकड़ जमीन पे, 125 एकड़ जमीन पे, या जाने कितने एकड़ पे, लेकिन वो जमीन शुगर मिल की थी। और शुगर मिल की क्यों थी? क्योंकि आप सब जानते हो, आप लोग तो छोटे, आपके और सीनियर और पिताजी वगैरह सब जो कवरेज करते थे सीनियर लोग, वो जानते हैं कि मैं 25 साल से उन किसानों की लड़ाई लड़ रहा था और शुगर मिल के मालिक ने वो पैसे किसानों के खा लिए थे। वो लड़ाई लड़ते लड़ते उसके बाद किसानों के पैसे तो चले गए, वो जमीन भाई साहब के पास आ गई, जो हार गए अभी उनके पास आ गई। कैसे आ गई मालूम? आप ही बताइए, क्या किसी को लीज पे दी हुई जमीन, सरकार के द्वारा लीज पे दी हुई जमीन, जिसको लीज पे मिली है वो किसी और को लीज पे दे सकता है क्या? क्या वो दान पत्र कर सकता है क्या? क्या वो उस जमीन को बेच सकता है क्या? तो फिर कैसे आ गई? 2 मालिक थे, एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन। उस शुगर मिल का डिप्टी चेयरमैन जो है, उससे दान पत्र लिखवा लिया गया और जो चेयरमैन है उसने मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, सबको शिकायत की है। उसमें जांच शुरू हो गई। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री अगर वहां जाते हैं तो हम तो ये मान लेंगे कि भूमाफियागिरी में भी शामिल है।